हेलो। क्या हाल है बच्चों। पहले तो भाई मैं आप सबका थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मेरी वीडियो को इतना प्यार दिया। भाई हमने डिसाइड करा है कि आपके लिए ना फुल फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का फुल इग्नू कोर्स आपके इस चैनल पे हम अपलोड करने वाले हैं। तो आप इसको अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर करना, ठीक है। तो फ़िलहाल तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं भाई जून 2023 मैकेनिक्स का पेपर, और ये भाई दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ भाई BCHCT 131 का जून 2022-23 के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके पेपर भी आपको अभी मिल जाएगा, ठीक है। एक बात आप भाई मेरी याद रखना, आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है, वैसे हमारी पूरी तैयारी है कि अब की बार हम प्रॉपर इग्नू का सिलेबस अपलोड करें विद थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जितना भी हमसे हो सकता है। लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट आता है कि हाँ भाई हमको इस स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट है, तो आप उसको कमेंट में लिख देना, ठीक है। हमसे हो पाया तो हम उस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर डिटेल वाली वीडियो जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए जितनी इंपॉर्टेंट है पूरी हम अपनी कोशिश करेंगे, ठीक है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। सो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आप शो करके दिखाओ, आपके पास दो वेक्टर्स हैं P और Q, और आपको कंडीशन दे रखी है कि P क्रॉस Q और P डॉट Q का स्क्वायर इसके बराबर आपको शो करना है। भाई बहुत ईजी है, एक बात ध्यान से सुनना। आपने वेक्टर में A डॉट B और A क्रॉस B पढ़ा होगा, A डॉट B और A क्रॉस B, ये दो चीज़ आपने पढ़ी होंगी। A डॉट B होता है भाई मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B कॉस थीटा, और A क्रॉस B क्या होता है भाई मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा। बस, और एक भाई एक वाली इक्वेशन आप याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है भाई 1 के बराबर। आइडेंटिटी आपने पढ़ भी रखी होगी अपनी बहुत टाइम से, ठीक है। बस अब मैं भाई इसका अगर स्क्वायर करूँगा तो इस पूरे का भी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे कुछ इसके अंदर होगा। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, ये हमने वैल्यू लिखी। अब इन दोनों में से हमने क्या करा, P स्क्वायर Q स्क्वायर P स्क्वायर Q स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो जैसे मेरे पास कॉमन है तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों का सम किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तो इस तरीके से हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। अब अगले में बोल रहा है ऑर्डर और डिग्री निकालो। अभी ऑर्डर के लिए आप याद रखना भाई, हमेशा हम बात करेंगे कोई चीज कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट हुआ, कोई चीज कितनी बार डिफरेंशिएट हुई मैक्सिमम, वो आपको क्या बताता है ऑर्डर। जैसे कोई चीज एक बार हुई तो 1 ऑर्डर, कोई चीज 2 बार डिफरेंशिएट हुई तो 2 ऑर्डर, कोई चीज 3 बार डिफरेंशिएट हुई तो 3rd ऑर्डर। तो कोई चीज जितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट होगी वो उसका ऑर्डर होता है। जब हम डिग्री की बात करते हैं, अभी डिग्री तुम्हारी वाली डिग्री नहीं है, दूसरी डिग्री है, इसमें समझना ध्यान से। जो चीज जितनी बार डिफरेंशिएट होगी ना, जैसे इमेजिन करो इसकी पावर हमने मानी 1, इसकी पावर हमने मानी 3, इसकी पावर हमने मानी 6, तो जो हायर डिफरेंशिएट हुआ होगा ना उसकी जो पावर होगी वो आपकी क्या हो जाएगी डिग्री। तो इन 3 क्वेश्चन में अगर हम बात करें हाईएस्ट पावर जो ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं, ये तो बहुत इजी आंसर है, 6 हो गया आपके अकॉर्डिंग। एक चीज थोड़ा सा समझते हैं, इधर देखो, इसको हमने माना 1, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ तो इसकी हमने पावर मान ली 5, और ये 3 बार डिफरेंशिएट हुआ तो इसकी पावर हमने क्या मान ली 3। और मैं बोलूँ आप आंसर बताओ, तो मैंने क्या बोला भाई डिग्री क्या बताता है, कोई चीज जितनी बार ज्यादा डिफरेंशिएट होगी उसकी पावर। सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट कौन हुआ, ये हुआ, इसकी पावर कितनी है 3, तो ऑर्डर डिग्री क्या हो गई 3।
और ऑर्डर भी क्या हो गया 3। तो आई होप कि शायद आपको डिग्री और ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट समझ आया हो। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। आपको बच्चा बोल रहा है कि एक कार है और वो बेचारी कार का मास दे रखा है 3000 kg और भाई सर्कुलर पाथ में घूम रही है, उसका रेडियस आपको दे रखा है 10 मीटर, स्पीड आपको दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड और सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने को बोल रहा है। अब भाई सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला सिंपल सा होता है F = mv²/r, जहां पे m होता है मास, v होती है वेलोसिटी, r होता है आपका रेडियस। ठीक है, वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट आंसर आएगा, ये इसका वैल्यू आएगी, ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, चलो भाई अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है भाई? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, F की वैल्यू आपको दे रखी है, इज मूविंग अ पार्टिकल ऑफ मास भी दिया हुआ है, x1 से x2 तक जा रहा है और आपको वर्क डन निकालने को बोल रहा है। सुनना ध्यान से भाई, ये फॉर्मूला होता है W = इंटीग्रेट x1 से लेकर x2 तक और F dx। F मतलब फोर्स, dx मतलब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करने वाले हैं x के रिस्पेक्ट में। तो F की वैल्यू भैया ये दे रखी, अब इसको हमने इंटीग्रेट करा तो 2x का इंटीग्रेशन हो गया 2x²/2, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का साइन था तो माइनस लगाया, इसका इंटीग्रेशन करा तो इसकी जो भी पावर होती है ना उसका एक ऐड हो जाता है उसमें, 2 है तो 3 हो जाएगा और वही नंबर नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 3/3। तो ये वैल्यू आपके पास आई। अब इसको बच्चा बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। हम क्या करेंगे, पहले x की जगह हम 3 पुट करेंगे, ये करा हमने, फिर माइनस का साइन लगाएंगे बीच में, फिर x की जगह 1 पुट करेंगे। हमेशा माइनस का साइन आएगा, ये मत सोचना यहाँ माइनस था तो इसलिए यहाँ माइनस आया, हमेशा फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब आप इसको नॉर्मली सॉल्व करो, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको जूल लगा देना, ये जूल है वैसे। तो ये वाला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। इसी में भाई ई पार्ट आपको क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल जिसका मास आपको 2 kg दिया हुआ है, जो मूव कर रहा है 1 मीटर रेडियस दे रखा है आपको, और उसकी एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा 1 रेडियन पर सेकंड आपको दी हुई है। भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक आपने पढ़ा होगा 12 mv²। बेटा वो होता है जब हम नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, लेकिन जब हम रोटेशनल की बात करते हैं तो रोटेशनल मोशन पे आपका ध्यान जाना चाहिए। चैप्टर नंबर 7 11th क्लास का रोटेशनल मोशन, वहां पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 I ω², जहां पे I होता है बच्चा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा आपकी होती है एंगुलर स्पीड, और ओमेगा बच्चा एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होता है, लेकिन यहां पर अभी हम इसको एंगुलर स्पीड लेके चल रहे हैं। तो बच्चा ओमेगा तो आपको दिया हुआ है, ये ओमेगा की वैल्यू 1, लेकिन आपको आई नहीं दिया हुआ, तो अब आई निकालना पड़ेगा, फिर आप इसमें वैल्यू पुट करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके लिए हमने क्या यूज करा, काइनेटिक एनर्जी I = mr² लगाया हमने, और m की वैल्यू बच्चा कितनी है 2 और r की वैल्यू कितनी है 1, वैल्यू पुट करी, I की वैल्यू आ गई 2, ऐसे फिर हमने I की जगह वैल्यू डाली 2 और इसको सॉल्व करा, आपका काइनेटिक एनर्जी आ गई कितनी 1 जूल। ठीक है भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देख एक तो है ना भाई मैकेनिक्स जिसने भी ले रखी है ना, उसका अगर न्यूमेरिकल्स में हाथ टाइट है तो भाई उसकी लंका लगने वाली है, क्योंकि मैकेनिक्स में न्यूमेरिकली ज़्यादा आता है भाई, थ्योरी बहुत कम आपसे पूछता है। ये देखो 1-2 ही क्वेश्चन आपको थ्योरी के मिलने वाले हैं, सारे न्यूमेरिकल्स भरे हुए हैं आपके, लेकिन न्यूमेरिकल्स वही हैं, थोड़े से आपसे बस डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, इतने घुमा फिरा के नहीं पूछ रहा आपसे। ठीक है, तो भाई क्या बोल रहा है, स्टेट कैपलर्स लॉ ऑफ हार्मोनिक फॉर प्लेनेटरी मोशन। अब घबराना नहीं, आपने पढ़ रखा है ये भी, आपने बच्चा वो पढ़ा होगा, कैपलर्स के ना 3 लॉ थे। जो कैपलर्स का जो सेकंड लॉ था ना कि हर एक प्लैनेट जो होता है वो इक्वल एरिया स्वेप्ट करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी लाइन को या उसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, कैपलर्स लॉ ऑफ हार्मोनिक फॉर प्लेनेटरी मोशन। तो आपको घबराना नहीं कि क्या दे दिया, थोड़ा सा
लेवल आपका अपग्रेड हुआ है भाई, आप 12th क्रॉस करके अब आप कॉलेज में आए हो, ऐसे ही भाई आपके उसमें वर्ड अपग्रेड कर दिए, ठीक है। और ये वाला भाई हिंदी का, इंग्लिश का है, ये जो ग्रीन लाइन वाला है, और ये भाई आपका हिंदी वालों के लिए है, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भाई बीट फ्रीक्वेंसी निकालो। अब ये बीट के लिए ना सिंपल सा फॉर्मूला आप यूज करना, बीट के लिए फॉर्मूला भाई सिंपल सा होता है फ्रीक्वेंसी 2 माइनस फ्रीक्वेंसी 1, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। भैया देख घबराना मत, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं अब की बार फिजिक्स केमिस्ट्री की प्रॉपर इग्नू का जो भी सिलेबस है प्रॉपर चैप्टर वाइज इस चैनल पे वीडियो आएगी आपके पास। बस आपको करना क्या है ना, बस आपको वो अपने दोस्तों में शेयर करना है बस, और जितना मेरे से हो पाएगा भाई उससे ज़्यादा देने की मैं आपसे कोशिश करने वाला हूँ। आपको असाइनमेंट्स चाहिए आप बता देना, मेरे से हो पाया तो बिल्कुल असाइनमेंट्स भी आपके पास इस चैनल पे मिल जाएगा आपको, सॉल्यूशन असाइनमेंट्स का भी, ठीक है। अब भाई अगला थ्योरी का क्वेश्चन आ गया दोबारा से भाई, क्या बोल रहा है आपको ना वेव्स के नेम बताने हैं, एक ऐसी वेव जिसको मीडियम की जरूरत है और एक ऐसी वेव जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती। आंसर भाई ये दिए हुए इतने बड़े बड़े वर्ड में लिखे हैं, दिख रहे होंगे साउंड वेव और लाइट वेव। मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की कि आपके माइंड में बातें कैसे बैठनी चाहिए। भाई एक चीज सुनना ध्यान से, ये इमेजिन करो आपकी अर्थ है जहां पे हम रहते हैं, और अर्थ पे होता है एटमॉस्फेयर, जिसकी एटमॉस्फेयर मतलब कि यहाँ पे मीडियम है। अभी भाई यहाँ पे इमेजिन करो सन है आपका, और इस पूरे बीच वाले रीजन में कोई भी एटमॉस्फेयर होता नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मीडियम नहीं है। लेकिन हम अर्थ पे बैठे रहते हैं तो हमें सनलाइट लगती है, धूप लगती है हमें, और वो धूप कहाँ से आती है, सूरज से आती है। तो इसका मतलब जब सूरज की जो किरणें थी वो यहाँ से जब यहाँ तक गई, जब ये तो आपके पास आ पाएंगी, तो इसका मतलब बीच में तो कोई मीडियम था नहीं, लेकिन जो सूरज की किरणें थी वो इतनी दूर बिना एटमॉस्फेयर में आई अर्थ के सरफेस तक, फिर उसके बाद अर्थ में उसने एंटर करी। तो जो आपकी लाइट वेव होती हैं उनको कभी भी ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं ना किसकी, साउंड वेव्स की, तो साउंड वेव में बिल्कुल अपोजिट भागता है चीज़। जैसे इमेजिन करो अभी एक कमरा है, इस कमरे में आप हो, जैसे आपके घर में कमरा होता है, उसमें भाई तुम जो कितना मर्जी बंद कर लो हवा रहती है कमरे में, जब तक आप वैक्यूम नहीं करते हो कमरे को। तो कमरे में हवा रहेगी तो मतलब मीडियम रहेगा। तो यहाँ पे दो लोग खड़े हैं, इमेजिन करो एक ये लोग खड़ा है, एक ये बच्चा खड़ा है और एक ये बच्चा खड़ा है, ये दोनों आपस में बात करें, दोनों को टनाटन सुनाई दे रहा है। लेकिन किसने क्या करा, ऊपर से एक वैक्यूम पंप लगाया, उस कमरे की सारी हवा बाहर निकाल दी। अब ये दोनों एक दूसरे से चिल्ला रहे हैं, ओए तू ऐसा ऐसे चिल्ला रहे हैं, इनकी लिपसिंग हो रही है, बेचारों की आवाज कानों में आवाज नहीं जा पा रही। क्यों? क्योंकि भाई कमरे में से मीडियम गायब हो गया। आप चिल्ला रहे हो लेकिन आवाज कैसे आएगी आगे तक, उसको ट्रैवल करने के लिए, चलने के लिए जरूरत होती है सरफेस की, मीडियम की, वो है ही नहीं। तो आप याद रखना जो साउंड वेव्स होती हैं उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और लाइट वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगेन फिर न्यूमेरिकल आ गया। चलो देखते हैं भाई न्यूमेरिकल्स। बोल रहा है टॉर्क निकालो। अब भाई इसमें एक चीज मेरी ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है कि डिफाइन टॉर्क, आप भाई एक बात याद रखना, जब भी आप वेक्टर पढ़ने वाले हो भाई, वेक्टर में अगर आप a क्रॉस b कर रहे हो ना बच्चा, और b क्रॉस a कर रहे हो वेक्टर में, तो दोनों के आंसर डिफरेंट आने वाले, सेम नहीं आने वाले, दोनों का मतलब भी अपोजिट हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे आप स्केलर की बात करते हो, स्केलर मतलब विदाउट डायरेक्शन, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो a क्रॉस b, तो इन दोनों में आंसर आपका सेम आएगा a b। लेकिन वेक्टर में कभी भी आपका आंसर a b नहीं आएगा। ऐसे कुछ इस टॉपिक में होता है भाई, ये फॉर्मूला ये होता है। अब कुछ बच्चे इसको f क्रॉस r समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं कि r क्रॉस f, f क्रॉस r एक ही तो होता है, और वहीं पे बेटा आपके नंबर गए।
ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के चीज़ों को करना। हमारे चैनल का एक मोटिव है भाई, क्रैक योर एग्जाम विद स्मार्ट स्ट्रेटेजी। तो बस उन चीज़ों को थोड़ा सा आप भी फॉलो करना। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ। अभी आपको आर तो गिवन है नहीं, आपके यहाँ 2 पॉइंट्स गिवन है, तो पहले आप क्या निकालोगे भाई, इसका पोजीशन वेक्टर निकालोगे। पोजीशन वेक्टर के लिए हमने क्या करा, ये फॉर्मूला यूज करा, अब मेरे पास ये आर वेक्टर आ गया। फिर मैंने इसका, अब ये 12th क्लास का टॉपिक है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, तो अब आपने क्या करा, इसको सॉल्व करा और अपना आंसर निकालने की कोशिश करी। अब एक चीज सुनना ध्यान से, आप सबको बच्चा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज सुनना ध्यान से, यहाँ पे आप लोगे प्लस, यहाँ लोगे माइनस, यहाँ लोगे हमेशा प्लस। बस इस रूल को फॉलो करना प्रॉपर, वरना क्या होता है ना, प्लस माइनस की वजह से नंबर कट जाते हैं। और एक चीज और भाई, ज्यादा दिमाग मत मारना, कभी तुम इसका मोड निकालने बैठ जाओ तो टॉर्क निकालने को बोल रहा है, यहीं पे छोड़ना है आपको आंसर। इसका अंडर रूट वो मत करने बैठ जाना, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये सब मत करने लग जाना, ठीक है। वो मॉडुलस की बात होती है बच्चा, वो अलग चीज होती है, ये अलग चीज है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है। अब एक चीज दोबारा भाई मेरी थोड़ा सा माइंड में रखना, एक बच्चा टॉपिक होता है दवा, आपने 11th क्लास करी होगी तो आपने, आपके टीचर्स ने आपको समझाया होगा। जब आप इस तरफ जाओगे, मतलब D4 बच्चा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है, इसको हम पोजीशन वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। V4 बच्चा वेलोसिटी, A4 बच्चा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अगर बच्चा D से V पे जाओगे या V से A पे जाओगे तो आप क्या करोगे, हमेशा डिफरेंशिएशन। और जब बच्चा उल्टा भागोगे, मतलब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो आप क्या करोगे बच्चा, इंटीग्रेशन करोगे। बेटा आपको ना ये प्रॉपर आना चाहिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, क्योंकि ये आपका फिजिक्स में यूज होता है, ठीक है। चलो भाई अब देखते हैं चीजें कैसे करनी है हमने। बच्चा हम कुछ नहीं कर रहे, v का फॉर्मूला dr/dt हमने यूज करा भाई। यहाँ पे cos टू थीटा की आइडेंटिटी हमने लगाई, इसकी जगह हमने वैल्यू लिखी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह t लेके हम यहाँ पे चल रहे हैं बस। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, आपके पास वैल्यू हो गई 2 cos स्क्वायर t आ गई। अब आप इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। कैसे करोगे भाई, 2 बाहर ले लिया, ये जो पावर है बच्चे, ये पावर आगे आती है तो ये जाएगा 2 cos, और इसमें से एक घट जाती वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो उसको लिखो मत लिखो, अंडरस्टूड रहता है। फिर बच्चा अब आप क्या करोगे, अब आप इस cos t का डिफरेंशिएट करोगे, तो cos का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, माइनस का sin t, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, -2, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 sin t cos t। ये पूरी sin 2t की आइडेंटिटी होती है, तो आपके पास v कितना आ गया बच्चा, -2 का sin 2t। यही आपको यहाँ पे आंसर निकाला गया है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी कैसे हम कर रहे हैं। ऐसी भाई एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या यूज़ करा, dv/dt यूज़ करा भाई। v की वैल्यू हमने पुट करी। अब साइन का क्या होता है, cos 2t, 2t का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। बस इतना सा आपको इसमें करना था ये। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, एक शिप है जिसका मास दिया हुआ है 4 × 10⁸। अच्छा ये क्या लिखा भाई, इसका मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है 4 × 10⁸ kg, और बच्चा ये क्या लिखा हुआ है 8 × 10⁵ न्यूटन। आपको अपवर्ड बायोंट फोर्स निकालनी है शिप पर ड्यू टू वाटर, और रेजिस्टिव फोर्स निकालनी है कितना शिप पे लग रहा होगा वाटर की वजह से। अब एक बात ध्यान से सुनना भाई,
क्लास 9th में एक प्रिंसिपल था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज उसने एक चीज बताई थी, जितना पानी बाहर निकलेगा आप उस पानी का वेट मेजर कर लो, जो भी उस पानी का वेट आएगा ना वही किसके बराबर होगा, वही वेट बेटा बराबर होगा किस चीज के, वही वेट आपका बराबर होगा अपवर्ड फोर्स के या अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स के। ठीक है बेटा, वेट का फॉर्मूला सिंपल सा होता है mg। आपने वेट का फॉर्मूला mg लगाया, अब यहाँ पे जो भी g आपको गिवन होगा ना वही आपको लेना है। अपनी मर्जी से 9.8 या 10 मत ले लेना। अगर 9.8 दे रखा तो बेटा वही लिखना, 10 दे रखा तो फिर 10 ही लिखना। कुछ नहीं दिया फिर आप अपनी मर्जी लगा देना, क्योंकि भाई देख एग्जामिनर का भरोसा नहीं है कहाँ पे नंबर कट ले फालतू में, इसलिए अपनी मर्जी तो चलानी नहीं बिल्कुल भी, जैसा गिवन है उतना ही लिखो बस। तो mg लगा के बेटा मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब ये मेरा किसके बराबर है बेटा, ये मेरा अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स के बराबर है। तो ये मेरा पहले पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट का आंसर बेटा यहाँ लिखा हुआ है। अब इस आंसर को समझने की कोशिश करना ध्यान से। हम ये पानी है, इमेजिन करो यहाँ पानी है, यहाँ पे हमारी शिप चल रही है, ये हमारी शिप है, ये हमारी शिप है। अब बेटा अगर ये शिप इधर चल रही होगी तो इस पे रेजिस्टिव फोर्स लग रही होगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऐसे देख कुछ यहाँ लिखा है, सुनना ध्यान से। ये जो शिप है बेटा, ये शिप मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, और जो रेजिस्टिव फोर्स है बेटा वो बराबर है किसके, फॉरवर्ड थ्रस्ट के। बेटा जब कोई दो फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगती है तो जिस बॉडी पे फोर्स लग रही होगी उस बॉडी पे नेट फोर्स क्या हो जाती है बेटा, 0। अब अगर बेटा इस बॉडी पर नेट फोर्स 0 होगी, इसका मतलब जो फोर्स उस पर लग रही थी वही उसी फोर्स से बॉडी मूव कर रही है, कोई एडिशनल फोर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हुई है। तो बेटा वो आपको दे रखा था कि ये जो इंजन है उसने एक फॉरवर्ड थ्रस्ट अप्लाई करा इतना, तो इसका मतलब इतनी फोर्स इस पर लग रही होगी शिप पर। ये बेटा इसको ऐसे लिखना 8 × में 10⁵ न्यूटन, ये नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था बेटा, ऊपर वाला आपका न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन था। आई होप कि तुम्हें चीजें समझ आई हो। नहीं समझ आएगी तो अभी हम पूरा कोर्स ला रहे हैं, उसमें सारा समझा देंगे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, चीजों को और समझते हैं भाई। अगेन न्यूमेरिकल आ गया भाई। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, सुनना ध्यान से। आपको स्मॉल g की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल g की। कहाँ कहाँ पे भाई, एक तो एल्टीट्यूड पर और एक डेप्थ पर। भाई एल्टीट्यूड की जब हम बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है gm/h का होल स्क्वायर, और वहीं पे जब हम बात करते हैं किसकी, डेप्थ की, तो फॉर्मूला लगाते हैं gm/r - h का होल स्क्वायर। भैया ये होल स्क्वायर है, 4 नहीं है, ये आपका होल स्क्वायर ही था, वो गलती से हो गया होगा भाई। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसको नॉर्मली बस यहाँ पे भाई इस क्वेश्चन में है थोड़ी मैथ अच्छे लेवल की है इसमें, तो वो थोड़ा सा आप अपनी कैलकुलेशन पे फोकस रखना, या आपके पास आंसर दे रखे हैं वही आपके आंसर आएंगे। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है भाई, अगला बोल रहा है इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 20 न्यूटन। ठीक है भाई, फ्रिक्शन फोर्स कितनी है, 20 न्यूटन आपकी फ्रिक्शन फोर्स है, और पावर आपको निकालनी है। ठीक है भाई, और क्या गिवन है भाई, आपको वेलोसिटी गिवन है कितनी, 2 मीटर/सेकेंड। बच्चा पावर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। एक ये फॉर्मूला होता है P = F × V। बेटा फोर्स आप यली रखोगे और वेलोसिटी बच्चा आप यली रखोगे, जो 2 दे रखी है, आपके पास पावर आ जाएगी वॉट में। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस वो ये भाई जिसको फॉर्मूला याद है ना वो कर देगा, और जिसको बेचारे को फॉर्मूला याद नहीं बेटा वो थोड़ा सा घूम जाएगा फिर। अगला क्या बोल रहा है, एक वुमेन है जिसका मास दे रखा है 80 kg, और एंड हर कार, उसकी जो कार है वो एकदम से एक्सेलरेट होती है रेस्ट से। बेटा अब एक चीज मेरी सुनना ध्यान से, जब कोई चीज रेस्ट से एकदम चलती है
तो उसका आप u हमेशा क्या मानोगे 0 और v आपको दे रखा होगा जो आपको रखना है। अगर कोई चीज रेस्ट से किस में आती है, रुक के एकदम मोशन में आती है तो। और वहीं पे बेटा एक होता है जब कोई चीज मोशन में चल रही है और एकदम से रुक गई, तो इसके अंदर बेटा आपका v 0 होगा और u आपको कुछ दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर। तो ये चीज आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखना, क्योंकि v और u में कंफ्यूजन हो जाता है, v दे रखा है u दे रखा है। आपको भाई इम्पल्स निकालना है और एवरेज फोर्स निकालनी है, और ड्यूरेशन ऑफ कॉलिजन मतलब टाइम पीरियड आपको दिया हुआ कितना 0.8 सेकेंड। बहुत सिंपल है। एक चीज में ध्यान सुनना, जो इम्पल्स होता है ना बेटा, इम्पल्स वो बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के। क्योंकि अगर आपको अपनी 11th क्लास याद है तो इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम का जो डायमेंशन होती है बराबर बराबर आती है, ठीक है। तो आपने क्या करा, अगर आपका चेंज इन मोमेंटम आ गया वही आपके किसके बराबर हो जाएगा, इम्पल्स के बराबर हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। m बच्चा आपको दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी आपको दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग। आपका बच्चा चेंज इन मोमेंटम है, वही आपके किसके बराबर हो जाएगा, इम्पल्स के बराबर हो जाएगा। फिर फोर्स निकालने को बोल रहा है। अब फोर्स की जब हम बात करते हैं तो अब एक चीज और दिमाग में याद रखना, न्यूटन का सेकंड लॉ वो क्या बोलता है, फोर्स जो होती है बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, या इम्पल्स अपॉन में ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन भी बोल सकते हो आप। ये आपने पढ़ रखा हो, ये लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको गलत नहीं करने वाला एग्जामिनर। बच्चा डेल्टा भी आपने निकाला, टी आपको दे रखा कितना 0.8, उसको सॉल्व कर दो आपके पास फोर्स आ जाएगी। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक लड़की है, वो बैठी है जॉइंट व्हील पे, जिसका डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना 5 मीटर, और फ्रॉम इट सेंटर, ठीक है, और उसकी स्पीड बताओ कितनी होगी, और व्हील जो टर्निंग करती है इतने रेट से हर 5 सेकेंड में, मतलब हर एक 5 सेकेंड में एक चक्कर मार रही है। तो बताओ कि जो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी लड़की की। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आपने पढ़ा होगा v इक्वल्स टू आर ओमेगा, वही हमने अप्लाई करा है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब जो ये ओमेगा होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अपॉन में 1 रेवोल्यूशन इनटू में 1 रेवोल्यूशन अपॉन में 5। अच्छा ये भी नहीं करना भाई, ये क्या बोल रहा है, ये क्या है, ये क्या है, सिंपल सुनना भाई ध्यान से। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 पाई बाई टी, ये तो आप याद रख सकते हो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं ओमेगा को, 2 पाई बाई टी। बच्चा टी आपको कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड दिया हुआ है, तो आपके पास इसमें आप ओमेगा की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई, ठीक है। अब v इक्वल्स टू आर ओमेगा लगाओ भाई, r आपको दिया हुआ है, r क्या होता है, सेंटर से कितना डिस्टेंस है, उसके लिए 5 है, ओमेगा आ गया 2 पाई बाई 5, 5 से 5 कट गया, 2 पाई आ गया, तो ये आपके पास वेलोसिटी आ गई 2 पाई मीटर पर सेकेंड। अब पाई की वैल्यू भाई आप पुट कर दो इसके अंदर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। पाई के लिए आप इसके अंदर पुट कर दो, आपके पास इसका वैल्यू आ जाएगी कि कैसे हमें करना है। अब ये क्या है भाई, इसको सुनना ध्यान से, ये इसका बी वाला पार्ट है, ठीक है। बी वाला पार्ट क्या बोल रहा है कि भाई लिख के दिखाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो वही आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप देख लेना, इसको याद कर लेना। आपके एग्जाम में तो डायरेक्ट आप ऐसे ही भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन इसके अंदर है, ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक सैटेलाइट है जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये दे रखा है इतना, और उसकी ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है, मतलब आई और ओमेगा दिया हुआ है। बोल रहा है अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इतना हो जाए तो बताओ ओमेगा कितना होगा। बच्चा ये क्वेश्चन होती है लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग आता ही है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। I1 दे रखा है, ओमेगा 1 दिया हुआ है, और I2 दिया हुआ है, ओमेगा 2 आपको निकालना है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज सेंट्रल फोर्स और व्हाट आर द टू कांस्टेंट ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स। सुनना भाई ध्यान से, यहां पे लिखा हुआ है, और ये बच्चे ये दो चीज, ये बेटा ये आपकी पूरी डेफिनेशन दे रखी है किसकी, कांस्टेंट फोर्स की, इंग्लिश हिंदी दोनों में दी हुई है,
ठीक है। और बच्चा दो चीज़ बोल रहे हैं कि राइट व्हाट आर द टू कांस्टेंट, तो बच्चा एक तो होता है एंगुलर मोमेंटम और एक होता है आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ये दोनों चीज़ क्या रहती है, कंजर्वेटिव फोर्स और कांस्टेंट ऑफ मोशंस। बच्चा अगला क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द सेंटर ऑफ मास निकालो। बच्चा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ये होगा। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये दो मासेस है और ये दोनों 3 मीटर जैसे इमेजिन करो, क्या बोलना चाह रहा है, ये कुछ इस तरीके से बोल रहा है, एक ये मास है एक ये मास है, दोनों के मास 3 मीटर या किलोमीटर जो भी है इतनी दूरी पर रखे हुए हैं। अब आपको बोल रहा है सेंटर ऑफ मास का फाइंड करो, तो बेटा आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, ये जो एल होता है ये वाला पार्ट होता है, ये m2 m1 m2 आपको दिए हुए, वैल्यू पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। बेटा एक सेंटर ऑफ मास का वाला फॉर्मूला भी होता है, आपने पढ़ा होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। लेकिन कब लगाते हैं ये चीज़ अलग, ये दूसरे उसमें लगाते हैं, इसमें नहीं लगाते वाला फॉर्मूला, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है भाई, दो बॉल है जिसका मास आपको दिया हुआ है भाई, कितना कितना 1 kg और 3 kg, दोनों के दोनों एक दूसरे से कोलाइड हो, मतलब एक दूसरे से टकराए, तो कैसा कोलिजन हुआ भाई, इलास्टिक कोलिजन हुआ और आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। ये एक डेरिवेशन है, ठीक है। तो बेटा देख, दो बॉल दोनों का मास ये दे रखा है m1 m2, इसको हमने m मान लिया और u1 को हमने v1 मान लिया और u2 हमारा माइनस में v2 के बराबर है। ये आप देखोगे बेटा आपकी पूरी डेरिवेशन है, ये आपके पास एक इक्वेशन को सॉल्व करके इलास्टिक ये वाला कोलिजन इन 1D से एक वैल्यू बनती है v2 v1 की, तो ये वही दे रखी है v2 और v1 की वैल्यू, ठीक है। आप इसको भाई प्रॉपर सॉल्व करना, आपके पास आंसर आ जाएगा कि क्या हमें निकालना है। ये आपके पास v2 आ गया और ये आपको इसके अंदर फाइंड करना था। अब अगला क्या बोल रहा है भाई, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इतना, एम्पलीट्यूड दे रखा है बच्चा 40 सेंटीमीटर। आपको शो करना है कि जो इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी वो कम है किससे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी से। अगर डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है 30 सेंटीमीटर होती है। बच्चा फॉर्मूला ये होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर a होता है बच्चा आपका एम्पलीट्यूड और x होता है बच्चा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर हम इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं, x की वैल्यू 0 और a की जगह हमने क्या डाल दिया 40 डाल दिया। अब हमने इसको नॉर्मल सॉल्व करा तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। m ओमेगा स्क्वायर बेटा मैंने इसलिए डाला नहीं क्योंकि मेरे को m और ओमेगा दे नहीं रखा। फिर जब हम फाइनल की बात करेंगे तो बच्चा x के लिए क्या 30 है, इसको हमने सॉल्व किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। तो आप देखोगे कि आपकी जो इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी है वो क्या आ रही है, कम आ रही है किससे, आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से, और ये आपको इसके अंदर शो करना था। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी अंडरगोज SHM, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है और वेलोसिटी दे रखी है और बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड निकालो। बच्चे ये फॉर्मूला अप्लाई करो, दोनों तरफ आपने क्या करा है स्क्वायरिंग कर दी, बोथ साइड स्क्वायरिंग हमने क्या कर दी, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी ताकि हम अंडर रूट हटा सकें। स्क्वायरिंग करी हमने, बच्चा हमें इसके अंदर a निकालना है, ये वैल्यू हमने पुट करी और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये था आपका पूरा, और लास्ट में बेटा थैंक यू सो मच वंस अगेन। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए इग्नू का प्रॉपर फुल कंटेंट आ जाए, ठीक है। सो इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना प्लीज़। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय बच्चा, बेस्ट ऑफ